एपिसोड 22। मार्किंग और याकियू के साथ 50 से अधिक जानवर थे, लेकिन मार्किंग से निपटना आसान व्यक्ति नहीं था। चूंकि उसने इतने कम लोगों को रॉक माउंटेन पर लाने का साहस किया, इसलिए उसके पास एक बैकअप योजना रही होगी। सुरक्षित रहने के लिए श्वांग विशेष रूप से इस बार अधिक लोगों को पहाड़ से नीचे लाया। उसने रॉक वुल्फ जनजाति के 300 सदस्यों में से लगभग 200 को छीन लिया था। भले ही रास्ते में उन पर घात लगाकर हमला किया गया हो, लेकिन ये संख्या उनके बच निकलने के लिए काफी थी। श्वांग के चले जाने के बाद पूरा रॉक माउंटेन बहुत शांत हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिन हुआन 2 दिनों तक सोए और आखिरकार तीसरे दिन जागे। जब वह उठी तो सबसे पहले उसने बाई दी का हाथ पकड़ा और उत्सुकता से कहा, जाओ और सांगी को बचाओ, वह घायल है और इलाज की जरूरत है। बाई दी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ पर हाथ फेरा। जब वह थोड़ा शांत हुई तो उसने धीरे से पूछा, सांगी कौन है? वह एक अजगर है, मुझे बचाने की कोशिश में वह बुरी तरह घायल हो गया। उसने मुझसे कहा कि पहले वापस आऊं, फिर उसे बचाने के लिए दूसरों को ढूंढूंगा। तुम्हें उसे बचाना होगा। बाई दी ने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखी। लगता है आप उसके बारे में चिंतित हैं। हालांकि लिन हुआन जाग रही थी, फिर भी उसका सिर घूम रहा था। उसने बाई दी के शब्दों का गहन अर्थ बिल्कुल भी नहीं सुना। उसने उत्सुकता से कहा, वह मेरी वजह से घायल हो गया, मुझे उसे बचाना है, कृपया मेरी मदद करें। बाई दी ने अपना सिर नीचे किया और उसके माथे को चूमा। उसकी निगाहें कोमल और थकी हुई थी। आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? जब तक यह मेरी क्षमता में है, मैं आपके लिए ये करूंगा। जब तक वह उसे दोबारा नहीं छोड़ती। जिन कुछ दिनों में वह गायब थी, बाई दी को हानि और असहायता की भावना का अनुभव हुआ था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था कि अगर वह मर गई तो वह कैसे जीवित रहेगा। उसके पास उसे ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने न खाया पिया, वह भी नहीं सोया। सौभाग्य से वह इतना भाग्यशाली था कि अंततः उसे पा सका। लिन हुआन को उसकी बेचैनी का एहसास हुआ और वह उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। उसका आलिंगन हमेशा की तरह इतना गर्म और उदार था मानो उसने उसके लिए अपनी दुनिया संभाल रखी हो। ठंडी हवा और बर्फ दुनिया से अलग थलग लग रही थी। वह उसके आलिंगन में झुक गई। धन्यवाद, वह फुसफुसाई। अल्पविराम। लिन हुआन बाई डी के साथ पहाड़ से नीचे जाना चाहती थी, लेकिन वह अभी भी बीमार और बहुत कमजोर थी। न तो बाई डी और न ही लैंग झू को यह मंजूर था कि वह अपने बीमार शरीर को पहाड़ से नीचे खींचे। असहाय होकर वह स्वयं पहाड़ से नीचे जाने का विचार ही छोड़ सकी। सांग ये बाई दी को नहीं जानता था। सांग ये को झूठा या दुश्मन मानने से रोकने के लिए लिन हुआन ने वह काला रत्न पेंडेंट भर दिया जो सांग ये ने उसे बाई दी के हाथ में दिया था। सांग ये को देखने के बाद उसे यह पेंडेंट दिखाओ और उसे विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरा परिवार हो। बाई डी ने अपने हाथ में मौजूद काले रत्न के पेंडेंट पर नजर डाली। उसकी नीली आंखों का रंग गहरा होता जा रहा था। ये वास्तव में एक उच्च स्तरीय काला क्रिस्टल था। उस पर ऐसे क्रिस्टल के साथ ऐसा लग रहा था कि सांग ये की पृष्ठभूमि सरल नहीं थी। बाई डी ने इसके बारे में गहराई से सोचा, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बरकरार रखी। उसने काले रत्न का पेंडेंट हटा दिया और वादा किया, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसे वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। लिन हुआन ने उसके बीमार शरीर को खींच लिया और उसे घर से बाहर भेज दिया। वह उसे पहाड़ से नीचे भेजना चाहती थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब बाई दी गुफा के प्रवेश द्वार पर गई तो उसने जियू युआन को 20 जानवरों के साथ वहां खड़ा देखा। वे सभी बैग ले जा रहे थे और लंबी यात्रा पर जाने के लिए तैयार दिख रहे थे। आप क्या कर रहे हो? जियू युआन ने लगातार कहा। बूढ़े जादूगरनी ने हमें आने के लिए कहा। अकेले पहाड़ से नीचे जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। हम आपके साथ चलेंगे ताकि रास्ते में एक दूसरे का ख्याल रख सकें। बाई दी मुस्कुराई। धन्यवाद, हुआन हमारे कबीले नेता के साथ दोस्त बन गया है। आप हुआन के साथी भी हैं। भविष्य में हमें रॉक वुल्फ जनजाति में रहना होगा और एक साथ रहना होगा। हम परिवार हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना ही हमारे लिए सही है। बाई दी का दिल छू गया। पहले उन्होंने चट्टानी पर्वत को केवल एक अस्थायी तलहटी के रूप में माना था। सर्दी बीतते ही वह धीरे धीरे चला जाता। बिल्लियां कुत्तों की तरह नहीं थीं। बड़ी बिल्लियां समूहों के बजाय अकेले रहना पसंद करती थीं। लेकिन इस समय रॉक वुल्फ जनजाति की मदद की पहल ने आखिरकार बाई डी को यहाँ अपनेपन का एहसास कराया। ऐसे वफादार कुलजनों के समूह के साथ भविष्य में यहाँ रहना बुरा नहीं लगा। अल्पविराम। लिन हुआन का शरीर अभी भी ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसे घर पर ही स्वास्थ्य लाभ करना पड़ा। म्यूजियान के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह बड़े पेट के साथ उनसे मिलने आई। म्यूजियान का पेट पहले से ही बहुत बड़ा था और गोल दिखता था। वह मुस्कुराई और बोली, ये बच्चा जल्दी पैदा हो गया था। बूढ़े जादूगर ने कहा कि वह वसंत से पहले पैदा हो सकता है। लिन हुआन उसके पेट को छूने से खुद को नहीं रोक सकी। ये गर्म और बहुत आरामदायक महसूस हुआ। वह थोड़ी ईर्ष्यालु थी। यह एक स्वस्थ प्यारा बच्चा होगा। म्यूजियांग ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराए। आपको और पैट्रियार्क श्वांग युन को भी कड़ी मेहनत करनी होगी। इस सर्दी में गर्भवती होने का प्रयास करें। जब वसंत आएगा तो आपके पास एक प्यारा बच्चा होगा। लिन हुआन शर्मा जाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। म्यूजियांग की श्वांग युन और बाई दी पर अच्छी छाप थी, लेकिन आखिरकार श्वांग युन ही उनका नेता था। वह निश्चित रूप से पसंद करेगी कि हुआन का पहला बच्चा श्वांग युन का हो, इसलिए उसने हुआन को श्वांग यू के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई। लिन हुआन खुश था। म्यूजियांग ने तभी बात करना बंद कर दिया जब लैंग झू ताजी निचोड़ी हुई दवा लेकर अंदर आया। बूढ़े ओझा द्वारा बनाई गई दवा अभी भी भयावह रूप से कड़वी थी। लिन हुआन ने उसकी नाक बंद कर दी और उसके मुंह में दवा डाल दी। उसने अपने मुंह की कड़वाहट को बमुश्किल दबाने के लिए जल्दी से 2 मीठे फल अपने मुंह में भर लिए। लैंग झू ने उससे कहा, अब हम सब तुम्हारे घर पर अकेले रहने से चिंतित हैं। क्या आप कुछ समय के लिए मेरे घर पर रहना चाहते हैं? मैं वैसे भी एक बूढ़ा आदमी हूँ। मैं तुम्हारे बारे में कोई विचार नहीं रखूंगा। तुम निश्चिंत होकर मेरे यहाँ रह सकते हो। लिन हुआन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं घर पर रहना चाहता हूँ। वह स्थान पर सुरक्षित महसूस करती थी जहाँ वह बाई डी और श्वांग युन के साथ रह रही थी। लैंग झू ने उस पर दबाव नहीं डाला।
वह भी काम करता है। मैं हर दिन आपसे मिलने आऊंगा। अपना ख्याल रखें और इधर उधर भागदौड़ न करें, अन्यथा ठीक होने से पहले ही आपको एक नई बीमारी हो जाएगी। म्यू जियांग जोर से हंसा। मैं भी हर दिन हुआन हुआन के साथ खेलना चाहता हूँ। लिन हुआन हुआन ने उसके बड़े पेट को देखा और थोड़ा चिंतित हुई। अगर तुम इस तरह इधर उधर भागोगी तो क्या ये भ्रूण के लिए बुरा होगा? म्यू जियांग ने अपना हाथ लहराया। ये ठीक है, मैं बहुत मजबूत हूँ, कुछ और कदम चलना ठीक है। लैंग झू ने ये भी कहा, गर्भवती होने पर बच्चे और माँ के लिए अधिक चलना अच्छा होता है। उनकी बातें सुनकर लिन हुआन हुआन को राहत मिली। अगले कुछ दिनों में लैंग झू और म्यू जियांग हर दिन हुआन हुआन से मिलने आएंगे। उनकी बीमारी में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। वह अक्सर उनका मनोरंजन करने के लिए घर का बना अचार और जैम लाने के लिए तहखाने में जाती थी। हालांकि लैंग झू बूढ़ा था, फिर भी वह शुद्ध मांसाहारी था। उन्हें ये चीजें खाना पसंद नहीं था। केवल मू जियांग, जो एक महिला थी, को जैम और अचार बहुत पसंद था। वह कभी कभी अपना बनाया हुआ जैम लाती थी और उसकी तुलना हुआन हुआन के बनाए जैम से करती थी। दोनों महिलाओं के बीच संबंध बेहतर हो रहे थे। इस समय खतरनाक जानवरों का एक समूह अचानक चट्टान के पहाड़ पर चढ़ गया और रॉक वुल्फ जनजाति के क्षेत्र में घुस गया। वे सभी ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति से थे और उनका नेता याकियू था। वे यहाँ बदला लेने आए थे, साथ ही वे यहाँ क्षेत्र और भोजन लूटने के लिए आए थे। वे भेड़ियों और बाघों की तरह थे। वे जानलेवा आभा के साथ गुफा में घुस गए और बेतहाशा जलाए, मारे गए और लूटपाट की। लिन हुआन हुआन गहरी नींद में सो रही थी जब वह अचानक बाहर के शोर से जाग गई। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बिस्तर से उठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने लैंग झू को कई महिलाओं के साथ अपने घर की ओर भागते देखा। म्यू जियांग उनमें से एक था। उनके पीछे बहुत से नर पशु खून से लथपथ थे। वे सभी इन महिलाओं के साथी थे। क्या हुआ? लिन हुआन हुआन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। लैंग झू बहुत चिंतित था। चलो पहले अंदर चलें। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। समूह घर में चला गया। मूल रूप से विशाल घर तुरंत भर गया। लैंग झू की बर्फ सफेद दाढ़ी चमकीले लाल खून से रंगी हुई थी। उसका झुर्रियों वाला चेहरा तनावग्रस्त था। ये स्पष्ट था कि वह बहुत गंभीर और चिंतित था। ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के जानवर पहाड़ पर आ रहे हैं। जल्दी करो और म्यू जियांग के साथ छिप जाओ। लिन हुआन हुआन हैरान रह गया। ये कैसे हो गया? एक नर जानवर ने अपने चेहरे से खून पोंछने के लिए हाथ उठाया और गुस्से से कहा, ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के जानवर लंबे समय से चट्टानी पहाड़ पर नजर गड़ाए हुए हैं। पहले उनका जादू टोना करने वाला डॉक्टर रास्ता जानने के लिए याकियू को हमारी जनजाति में लाया था। उसे इसका पछतावा हुआ। यदि उसे पता होता कि मार्कविंग और याकियू जासूस थे, तो उसने चट्टान पर्वत में प्रवेश करते ही उन्हें मार डाला होता। लिन हुआन हुआन खुद को पूछने से नहीं रोक सके, क्या दूसरी पार्टी के कई लोग हैं? हमारे जीतने की संभावना क्या है? लैंग झू ने धीमी आवाज में कहा, शांग यू अब यहाँ नहीं है और जनजाति के सभी पुरुषों को ले जाया गया है। चट्टानी पहाड़ पर केवल 70 से अधिक जानवर बचे हैं और उनमें से 1 दर्जन से अधिक मादाएं हैं जो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती। हालांकि उनमें से लगभग 200 हैं और वे सभी तैयार होकर आए थे। हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। ये सुनकर लिन हुआन हुआन की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई। वह दूसरों की तुलना में अधिक गहरी सोच में पड़ गई। यदि माँ किंग और याकियू रास्ता तलाशने आए थे, तो इसका मतलब था कि उन्होंने शुरू से ही रॉकवुल्फ जनजाति पर कब्जा करने का मन बना लिया था। और उसके बाद की घटनाओं की श्रृंखला, ली वेई के जानबूझकर उकसावे से लेकर दोनों पक्षों के बीच संघर्ष के भड़कने तक, जिसमें शांग यून ने ली वेई को मार डाला, मार्क विंग और याकियू भाग निकले और शांग यून ने उनका पीछा करने के लिए पुरुषों का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने लक्ष्यों को पहाड़ से बाहर फुसलाया और ध्यान भटकाने का काम किया। एक के बाद एक सब कुछ निर्बाध रूप से जुड़ा हुआ है। इतनी सावधानीपूर्वक योजना भयावह थी। लिन हुआन हुआन ने पहले सोचा था कि ये आदिम जानवर असभ्य लोगों का एक समूह थे जो कच्चा मांस खाते थे और खून पीते थे। उनका स्वभाव सरल एवं सीधा था। अब ऐसा लग रहा था कि उसने उन्हें कम आंका था। अप्रत्याशित रूप से उनमें कुछ अत्यंत चतुर जानवर भी थे। लिन हुआन हुआन चिंता के अलावा कुछ नहीं कर सका। यदि यह सब दूसरे पक्ष द्वारा योजनाबद्ध था, तो क्या शांग यून और बाइडी खतरे में थे? लेकिन इससे पहले कि वह इसके बारे में सोच पाती, लैंग झू ने पहले ही उसे और महिलाओं को रसोई में धकेल दिया था। लैंग झू ने लिन हुआन हुआन को बहुत गंभीरता से देखा। जल्दी करो और मादाओं के साथ छिप जाओ। चाहे बाहर कुछ भी हो, बाहर मत आना। इन मादाओं को बचाने के लिए उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। वे सभी गर्भवती थी, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हो सका। लिन हुआन हुआन ने तुरंत पूछा, आप लोगों के बारे में क्या? लैंग झू मुस्कुराया। उसकी निराशा में स्वतंत्रता का संकेत था। हम दरवाजे की रखवाली करने में आपकी मदद करेंगे। लिन हुआन हुआन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम उनके द्वारा मारे जाओगे। हमारे साथ भागो। रॉकवुल्फ जनजाति के नर केवल युद्ध में मरने के इच्छुक नायकों से बने होते हैं। भागने वाले कोई काय नहीं होते। इसके अलावा महिलाओं की रक्षा करना हर पुरुष का कर्तव्य है। लैंग झू ने उसकी उंगलियों को जबरदस्ती अलग किया और उसे घर में कुछ कदम और धकेल दिया। महिलाओं का बुरा हाल था। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे आंसुओं से लथपथ थे। उनकी आंखें भय और बेचैनी से भरी थीं। विशेषकर मू जियांग, उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। वह मुश्किल से खड़ी हो पाती थी। लिन हुआन हुआन ने तुरंत मू जियांग को पकड़ लिया और एक ही समय में शिनहान और लैंग झू को देखा। उन्हें एक साथ छिपने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसने तेजी से कदमों की आहट सुनी। सबके भाव बदल गए। वे यहाँ हैं। नर जानवरों की आंखें क्रूर थी क्योंकि वे पीछे मुड़े और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे दुश्मनों को रोकने के लिए दरवाजे से बाहर निकल गए। लैंग झू ने अपने गले में भेड़िए के दांत का हार लिन हुआन हुआन को सौंप दिया। मेरे मरने के बाद इसे शांग यू को सौंप दो और उसे हमसे बदला लेने दो। फिर उसने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया, एक भेड़िए में बदल गया और दृढ़तापूर्वक दुश्मन पर हमला करने के लिए मुड़ गया। चलो भी, तुम बदमाश हो। मैं आज तुम्हें रॉकवुल्फ जनजाति की ताकत दिखाऊंगा। दरवाजे के पीछे लिन हुआन हुआन पहले से ही रो रही थी। बाहर युद्ध की चीखें गगनभेदी थीं। जानवरों और लैंग झू की आवाजें जल्दी ही गायब हो गईं जब तक कि वे चले नहीं गए। पतला दरवाजा उन खूंखार जानवरों को बिल्कुल भी नहीं रोक सका।
लिन हुआ ने अपनी उदासी को दबाया और खुद को ऊर्जावान होने के लिए मजबूर किया। उसने स्त्रियों से कहा, मेरे साथ आओ। रसोई के नीचे तहखाना था। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उसके बाइडी और शांग युन के अलावा केवल लैंगझू और म्यूजियान, जो अक्सर मेहमान के रूप में उनके घर आते थे, जानते थे। यही कारण है कि लैंगझू विशेष रूप से लिन हुआन की तलाश के लिए म्यूजियान को लाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि संपूर्ण रॉक वुल्फ जनजाति में उसका परिवार एकमात्र ऐसा था जिसके पास तहखाना था। तहखाना अच्छी तरह से छिपा हुआ था और इसमें छिपने के लिए पर्याप्त भोजन था। लिन हुआ ने धीरे से फर्श खोला और सबसे पहले मादाओं को रेंगकर अंदर आने दिया। वह तहखाने में प्रवेश करने वाली आखिरी महिला थी। उसने ध्यान से फर्श को ढका और उसे दूसरी तरफ से पकड़ने के लिए लाठियां ढूंढ ली। म्यूजियान का शरीर थक गया था। वह चट्टान की दीवार से पीठ सटाकर जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। लिन हुआन को लगा कि उसके साथ कुछ गलत है। उसे संदेह था कि म्यूजियान घायल हो गया था, इसलिए उसने घावों के लिए अपने शरीर की सावधानीपूर्वक जांच की। अंत में उसने गलती से पाया कि उसके निचले शरीर से बलगम बह रहा है। म्यूजियान समय से पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि म्यूजियान इस समय बच्चे को जन्म देगी। ये बहुत खतरनाक था। सभी महिलाएं भयभीत और बेचैन थीं। लिन हुआ ने उन्हें शांत होने का इशारा किया। ये घबराने का समय नहीं था। उसी क्षण उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। रसोई में बहुत सारे लोग आ रहे थे। वे ऐसे घूम रहे थे मानो कुछ ढूंढ रहे हों। तहखाना ऊंचा नहीं था। जब तक लिन हुआन सीधी खड़ी होती, वह छत को छू सकती थी। उसके ऊपर के कदमों की आवाज उसके कानों में लग रही थी और वह उन्हें असाधारण रूप से स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। उसने ऊपर लोगों की बातचीत भी सुनी। मैंने हर जगह खोजा है। इस घर में कोई नहीं है। असंभव, वह छोटी मादा इसी घर में रहती है। वह अब भी इस घर में होगी। भले ही मुझे जमीन में 3 फीट भी खोदना पड़े, मुझे उसे पाना ही होगा। ये हाँ की यू की आवाज थी। सभी महिलाओं ने अपने मुंह कसकर ढंक लिए और वहीं जम गईं। उन्हें डर था कि वे ऐसी आवाज करेगी जिससे ऊपर के लोग चिंतित हो जाएंगे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि यदि उन्हें खोजा गया तो वे निश्चित रूप से एक भयानक स्थिति में पहुंचेंगे। जानवरों ने घर के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उन्हें अभी भी लिन हुआन नहीं मिला। हाँ की यू को ये स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने कहा, हो सकता है कि वह कहीं और चली गई हो। वह वैसे भी इस चट्टानी पहाड़ को नहीं छोड़ सकती थी। कहीं और जाओ और खोजते रहो। उस छोटी सी मादा के नाजुक और कोमल शरीर के विचार मात्र से ही उसकी लार टपकने लगती थी। चाहे कुछ भी हो, उसे पाना ही था। ऊपर कदमों की आहट फीकी पड़ गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिन हुआ ने राहत की सांस ली। उसने तहखाने में जमा सभी खालें निकाली और उन्हें मादाओं में वितरित कर दिया ताकि उन्हें आराम करने के लिए जगह मिल सके। बसने के बाद लिन हुआ ने म्यूजियान को साफ और मोटी जानवरों की खाल पर लेटने में मदद की। फिर उसने उसे काटने के लिए एक लकड़ी की छड़ी ली ताकि वह उसकी जीभ न काटे। लिन हुआ ने अपनी आवाज धीमी की और उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चों की खातिर, चाहे ये कितना भी असहज क्यों न हो, तुम चिल्ला नहीं सकते। क्या तुम समझ रहे हो? म्यूजियान ने अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश की। उसने छत की ओर देखा और सिर हिलाया। उसके सभी 5 साथी मर चुके थे। वे उसकी और उसके बच्चों की रक्षा करते हुए मर गए। उसे बच्चे पैदा करने थे। वह अपने साथियों से बदला लेना चाहती थी। नफरत ने आशा और लड़ने की भावना को जन्म दिया। मूजियांग ने उसके नीचे जानवर की खाल पकड़ ली और लकड़ी की छड़ी को काट लिया। उसने फटने का दर्द सहन किया और बच्चे को अपने गर्भ से बाहर निकाल दिया। लिन हुआ ने पहले कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। नहीं वह जानती थी कि बच्चों को कैसे जन्म देना है। हालांकि अन्य सभी मादाएं पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी थी। उनमें से कुछ जानते थे कि बच्चों को कैसे जन्म देना है। इसलिए बच्चों को जन्म देने का काम 2 अनुभवी महिलाओं को सौंप दिया गया। लिन हुआ मदद के लिए बगल में खड़े थे। बहुत प्रयास के बाद आखिरकार सभी ने मूजियांग को जन्म देने में मदद की। वहां कुल 9 भेड़िए के बच्चे थे। थककर म्यूजियांग के पास केवल 9 शावकों पर नजर डालने का समय था, इससे पहले कि उसकी आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश हो गई। लिन हुआ ने सावधानी से छोटे भेड़िए के बच्चों से बलगम को पोंछा और धीरे से उन्हें म्यूजियांग के बगल में रख दिया। फिर उसने म्यूजियांग के शरीर को सावधानीपूर्वक पोंछा। 9 भेड़िए के बच्चे बहुत छोटे थे, केवल लिन हुआ की हथेली के आकार के। वे नग्न थे और उनकी त्वचा गुलाबी और कोमल थी। वे विशेष रूप से चूहों की तरह दिखते थे। लिन हुआ ने अपनी उंगली बढ़ाई और भेड़िए के एक बच्चे को धीरे से थपथपाया। छोटे लड़के ने तुरंत अपना मुंह खोला और उसकी उंगलियां काट ली। छोटे भेड़िया शावक के दांत नहीं थे और वह केवल अपनी उंगलियां चाट सकता था। लिन हुआ को चाटने से थोड़ी खुजली महसूस हुई। उसे हंसने से रोकने के लिए उसने जल्दी से अपनी उंगली पीछे खींच ली और 9 भेड़िए के बच्चों की ओर शश का इशारा किया, ये संकेत करते हुए कि उन्हें आवाज नहीं करनी चाहिए। वह नहीं जानती थी कि वे समझे या नहीं, लेकिन बाकी समय वे बहुत शांत थे। जब मादाओं ने प्यारे छोटे भेड़िए के बच्चों को देखा तो उनके दिलों की बेचैनी थोड़ी कम हो गई। वे राहत में मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। इन नन्ही जिंदगियों को देखना आशा देखने जैसा था। लिन हुआ ने सूखा मांस और मसालेदार सब्जियां निकाली और उन्हें महिलाओं को वितरित किया। खाना खाने के बाद सभी लोग बेहतर मूड में लग रहे थे। केवल जब कभी कभी उनके सिर के ऊपर कदमों की आहट होती थी तो वे भयभीत पक्षियों की तरह कांपने लगते थे। लिन हुआ ने उन्हें एक दूसरे के आसपास बैठने दिया, गर्मजोशी के लिए एक दूसरे पर झुकते हुए। महिलाएं धीरे धीरे शांत हो गईं और उनके दिलों का दर्द दूर हो गया। हालांकि किसी ने बात नहीं की, लेकिन इन महिलाओं ने पहले ही सर्वसम्मति से लिन हुआ को अपनी रीढ़ की हड्डी मान लिया था और उस पर अधिक से अधिक भरोसा किया था। लिन हुआ को इन महिलाओं में होने वाले मनोवैज्ञानिक बदलावों के बारे में पता नहीं था। वह अभी भी बाहर की स्थिति को लेकर चिंतित थी। उसे आश्चर्य हुआ कि लैंगझू कैसा कर रहा है। वह अभी भी बीमार और बहुत कमजोर थी। सदमे और पीड़ा के बाद उसे लगा कि उसके सिर में फिर से दर्द होने लगा है। उसकी मांसपेशियों में दर्द था और उसका शरीर थक गया था। उसकी पलकें भारी और भारी हो गईं। अनजाने में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। महिलाओं में से एक ने खाल का एक टुकड़ा उठाया और ध्यान से उसे ढक दिया।
अल्पविराम। जैसे ही उसने मा किंग का पीछा किया, शांग यून को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। मा किंग उन्हें चकमा देता रहा, लेकिन कुछ देर दौड़ने के बाद वह रुक गया। जब शांग यून पकड़ा गया, तो वह अपने कुल के लोगों से बचता रहा। मा किंग की हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर उन्हें रहस्य में रख रहा था। जितना अधिक शांग यून ने इसके बारे में सोचा, उसे उतनी ही अधिक बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कुछ भयानक घटित होने वाला है। 3 दिनों तक मा किंग का पीछा करने के बाद शांग यून अंततः इसे और नहीं रोक सका। उसने निर्णायक रूप से पीछा करना छोड़ दिया और मा किंग के जानबूझकर किए गए प्रलोभन को नजरअंदाज कर दिया। वह तुरंत 200 कुलियों के साथ चट्टानी पर्वत पर लौट आया। जब मा किंग ने देखा कि वे वापस जा रहे हैं, तो उसने तुरंत अपने लोगों के साथ उनका पीछा किया और शांग यून को रोकने की कोशिश की। इससे शांग यून को और भी अधिक असहजता महसूस हुई। मा किंग उन्हें वापस जाने से क्यों रोक रहे थे? क्या इसलिए कि जब वे लौटेंगे तो कुछ घटित होगा? शांग यून के दिमाग में एक विचार कौंध गया। उसे अचानक चट्टानी पहाड़ का ख्याल आया। उसने अपने कुल के लोगों के बारे में सोचा जो पहाड़ की रखवाली कर रहे थे। अरे नहीं, हमें धोखा दिया गया है। शांग यून चिंतित और क्रोधित था। वह चाहता था कि उसके पंख को गाएं और वह तुरंत चट्टानी पहाड़ पर वापस उड़ जाए। हालांकि मा किंग और ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के जानवरों ने उन्हें वापस जाने से मना कर दिया। शांग यून अंततः क्रोधित हो गया। विशाल फ्रॉस्ट सिल्वर वुल्फ आकाश की ओर चिल्लाया और दुश्मन की तरफ कूद गया। जैसे ही वह उतरा, रोएंदार बर्फ तुरंत बर्फ में बदल गई और तेजी से उसके चारों ओर फैल गई। मा किंग, जो हमेशा शांत रहते थे, ने अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया और कहा, एक सितारा आत्मा जानवर। उसे उम्मीद नहीं थी कि शांग यून ने एक आत्मिक जानवर को जगाया होगा। जानवरों द्वारा अपनी आत्मा को जगाने के बाद वे आत्मिक जानवर बन जाएंगे। आत्मिक जानवरों और साधारण जानवरों के बीच युद्ध शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। इसके अलावा फ्रॉस्ट सिल्वर वुल्फ एक ऐसी प्रजाति थी जो बर्फ के गुणों के साथ पैदा हुई थी। एक आत्मिक जानवर के रूप में विकसित होने के बाद इसकी मारक क्षमता सामान्य आत्मिक जानवरों से कहीं अधिक थी। शांग यून के निकटतम जानवर बर्फ से जमे हुए थे। शांग यून ने अचानक अपनी भेड़िए की पूंछ घुमाई और सभी जमे हुए जानवरों को कुचल दिया। पलक झपकते ही उन्होंने दर्जनों दुश्मनों को ढेर कर दिया था, जैसा कि एक आत्मिक जानवर से अपेक्षा की जाती है। मा किंग ने मन ही मन सोचा, मैंने गलत अनुमान लगाया। इस बार उसने जिन 200 लोगों को बाहर निकाला था, उनमें से लगभग सभी का नेतृत्व रॉक वुल्फ जनजाति पर हमला करने के लिए याक्यू द्वारा किया जा रहा था। मा किंग की ओर से बहुत से लोग नहीं थे। शांग यून के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था। मा किंग चिल्लाया, पीछे हटो। जो जानवर जमे नहीं थे वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और भाग गए। शांग यून ने उनका पीछा नहीं किया। वह तुरंत 200 जानवरों को सीधे चट्टानी पहाड़ पर ले गया। उसी समय बाइडी को खतरे का आभास हुआ। उन्होंने सांगे की खोज जारी रखने के मिशन को तुरंत छोड़ दिया और जियू युआन और अन्य लोगों के साथ घर भाग गए। बाइडी, शांग यून और अन्य लोग लगभग एक के बाद एक रॉक माउंटेन पर लौट आए। जब वे गुफा के अंदर गए तो सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें लाल हो गईं। पूरी गुफा खून से भरी हुई थी और हवा में खून की गहरी गंध भर गई थी। बेरहमी से मारे गए जानवर जमीन पर पड़े थे, उनकी लाशें टूटी हुई थी। उनका मूल रूप से गर्म घर अब नरक बन गया था। शांग यून को ऐसा लगा मानो कोई उसका गला घोंट रहा हो। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। ये कैसे हो गया? बाइडी मुश्किल से अपने डर को दबाने में कामयाब रही और वह गुफा में घुस गई और घर भाग गई। अपने दरवाजे पर उसने लैंग झू को खून से लथपथ देखा। लगातार चीख पुकार मच रही थी। वे उन पुरुषों की चीखें थी जो घर लौट आए थे और अपने मृत साथियों और परिवार को देखा था।